हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम द लायंस आईएएस एकेडमी। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे करंट अफेयर रिवीजन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें अगला पार्ट है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका बोगेनविली के बारे में। तो बोगेनविली अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चे में था, तो उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, बोगेनविली अ चेन ऑफ आइलैंड इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा जो आपको स्टेटमेंट है वो है इट इज़ अ फेमस फॉर कॉपर माइंस। थर्ड स्टेटमेंट इज़ इट हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। ये अभी अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से इंडिपेंडेंट हुआ है। एंड चौथा जो आपका है, यूएन रिकॉग्नाइज्ड इट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपको देखना है इनमें से आपका कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसके जो आपके ऑप्शन है वो है 1 2 3, बी है 1 एंड 4, सी इज़ 1 2 3 एंड 4 एंड डी इज़ ओनली 2। तो देखते हैं आप लोगों का आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर डी, यानी कि ओनली 2, यानी कि सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखते हैं कि पहले, तीसरे और चौथे स्टेटमेंट में किस किस जगह पर गलती थी। तो पहले स्टेटमेंट जो इन्होंने बोला है लोकेटेड इन इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन में नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अभी अभी ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं, पपुआ न्यू गिनिया से जो है इंडिपेंडेंट हुआ है रिसेंटली। फोर्थ जो स्टेटमेंट है यूएन रिकॉग्नाइज, यूएन ने अभी इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं, इसके कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ इसके की फीचर्स। तो ये इसकी लोकेशन है, किस जगह पे ये आइलैंड प्रेजेंट है। तो ये रही इसकी लोकेशन, ये देखिए पपुआ न्यू गिनी से अभी अभी यहाँ पे रिफरेंडम हुआ था, तो उसके बाद ये यहाँ पे उसने इंडिपेंडेंस मिली है इसे। तो आगे चलते हैं। रिसेंटली बोगेनविली अ चेन ऑफ आइलैंड वर वोटेड फॉर अ रेफरेंडम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम पपुआ गिनिया। इस रेफरेंडम में 85% इन्हें वोट मिले थे। वो चूज़ कर रहे थे कि पपुआ न्यू गिनी से उन्हें अलग होना है, और ये बहुत ही फेमस आइलैंड है कॉपर माइंस के लिए। तो इसमें देख लेते हैं यूएन मेंबरशिप का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये यूएन चार्टर के जो क्राइटेरिया है, अगर कोई भी नया मेंबर बनता है या किसी भी नया मेंबर का एडमिशन होता है यूएन में, तो उसको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, उसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिल जाएगी। साथ ही साथ वो यूएनजीए में यूएनजीए में पार्ट लेगा, और इसको जो पार्ट दिलाएगा वो किसकी रिकमेंडेशन पे होगा, वो होगा आपका सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोगों को पता ही है, इसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो आगे चलते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है आपका स्ट्रैंड हॉग के बारे में। स्ट्रैंड हॉग रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो है एंडेंजर्ड मैमल। क्या ये एक तरह का मैमल है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। दूसरा एंडेंजर्ड बर्ड, क्या ये एक तरह की बर्ड है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तीसरी, क्या एक मॉथ है। मॉथ एक सिंपली आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होता है। डी जो है वो आपका है नन ऑफ दी अबव, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से आपको देखना है स्ट्रैंड हॉग इनमें से किस चीज़ के लिए न्यूज़ में था। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका नन ऑफ दी अबव। तो पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रैंड हॉग के बारे में थोड़ी जानकारी मैं बता देता हूँ। स्ट्रैंड हॉग एक आपका एक तरह का मालवेयर आया था जो कि आपके एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका द हिंदू की कटिंग है, एंड्रॉयड वर्नरेबल टू साइबर अटैक। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये गाइडलाइन जारी करी थी। तो इसमें क्या कहा गया था, ये ज़्यादातर आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बग है, यानी कि जिन जिन के पास एंड्रॉयड मोबाइल है उनके मोबाइल को ये बहुत ही आसानी से अफेक्ट कर सकता था। तो देखते हैं, ऑल द वर्जन ऑफ एंड्रॉयड आर वर्नरेबल टू द बग। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रैंड हॉग के लिए वल्नरेबल हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और इसके कुछ नए या कुछ इसके की फीचर्स। तो ये न्यूज़ में क्यों था इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बग आया था इसलिए न्यूज़ में था, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसके बारे में अलर्ट जारी किया था सभी स्टेट्स को। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ये होता क्या है। ये इट इज़ अ वल्नरेबिलिटी इन एंड्रॉयड विच अलाउ रियल टाइम मालवेयर एप्लीकेशंस, यानी कि ये क्या कर देगा,
जो भी हमारी एप्लीकेशंस थी उनमें एक तरीके से मालवेयर लाएगा, जिससे कि जितना भी हमारा डाटा होता है, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड हो या आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल मतलब आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आपने किस किस चीज़ में लॉगिन किया है, उन सब के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो सब आपकी नोट कर लेगा और इन सब को स्टोर कर देगा जहाँ भी इसका सर्वर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालवेयर। मालवेयर होता क्या है? मालवेयर एक तरीके से आपने सुना होगा मैसीलेस सॉफ्टवेयर, यानी कि आपने हमारे मोबाइल्स में, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कई सारे सॉफ्टवेयर पे रन करती है। तो उन्हीं तरीके से अगर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करे, यानी कि एक नेगेटिव तरीके से उसे अफेक्ट करे, उसे हम बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और उसी को हम सॉफ्ट फॉर्म में बोलते हैं मालवेयर। इज एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इंटेंशनली डिज़ाइन ही इसीलिए किया जाता है ताकि ये हमारे कंप्यूटर को डेवलप कर सके। तो दूसरी हमने जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी सॉफ्टवेयर बग। अब बग क्या होता है? अगर आप नॉर्मल बायोलॉजी की बात करें तो बग एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो हमें अफेक्ट करता है। तो उसी तरीके से जब कोई सॉफ्टवेयर किसी चीज़ को अनइंटेंशनली हार्म करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बग। और कई सारे टाइप के आपके मालवेयर प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ इनमें है वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर्स, एडवेयर एंड स्केयरवेयर। तो इनके बारे में एक छोटा छोटा पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसका क्या काम होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कभी भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रैंसमवेयर है या ट्रोजन हॉर्स का क्या काम होता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा आप क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 3। तो इसमें आपके जीआईएमएस के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है जीआईएमएस इज अ प्लेटफॉर्म इन द टेस्टिंग स्टेज डेवलप्ड बाय द एनआईसी, यानी कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी टेस्टिंग कर रही है आपकी एनआईसी। दूसरा, इट विल बी यूज्ड बाय फोर्सेज, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज है, इसको आपको अगर याद करना है, आर्म्ड फोर्सेज एंड पुलिस फोर्सेज, exclusively as the Indian equivalent of popular मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो ये एक तरह का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जो हम यूज़ करते हैं, और इसको एक्सक्लूसिवली कौन यूज़ करेगा? आपकी आर्म्ड फोर्सेस। तो आपको इसमें देखना है कि आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली वन, यानी कि इसमें जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो दूसरे स्टेटमेंट में गलती की जगह पे है, ये ना ही सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए बल्कि सभी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, यानी कि अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया या आपके अलग अलग कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, तो उनमें क्या होता है, जैसे वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो उसमें एक प्राइवेसी का इशू आ सकता है। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जीआईएमएस बनाया है जो कि बिल्कुल उसी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा जिस तरह व्हाट्सएप वर्क करता है या टेलीग्राम वर्क करता है। इसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, कोई फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। तो जीआईएमएस जैसे मैं बता चुका हूँ, ये एनआईसी ने डेवलप किया है। इट इज़ इंडियन इक्विवेलेंट टू पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इट इज़ बीइंग पैकेज फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट था जिसमें वो सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात कर रहा था वो गलत था। ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। थोड़ा सा एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए आपने यहाँ से किसी को मैसेज लिखा हाय करके, तो वो नॉर्मली होता क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन में ये हो जाता है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 1010 इस फॉर्म में एनक्रिप्ट हो जाता है। और वो जब डायरेक्टली दूसरे यूज़र्स यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उनके मोबाइल में जाएगा, तब जाके ये जो बाइनरी लैंग्वेज का कोड है ये डिक्रिप्ट होगा और उसके बाद वो सिर्फ उन्हीं के मोबाइल में हाय लिख के दिखाई देगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है। तो आगे चलते हैं आपके आज के अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके बारे में जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिटी, यानी कि मिटी की जो फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये मिटी ने डेवलप की है। दूसरा जो है, इट वुड डील विद द साइबर क्राइम सच एज फाइनेंशियल फ्रॉड, सर्कुलेशन ऑफ कम्युनल एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो इनमें से
क्या ये इन चीज़ों को हैंडल करता है? तो आप देखिए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली टू, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत कहाँ पे है? एक आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन में यानी कि 80% ऑफ क्वेश्चन में जो आपकी मिनिस्ट्री होती है वो लगभग लगभग गलत होती है, बट ऐसा 100% नहीं होता। कुछ क्वेश्चन में बस ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं या कितनी अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे गलत थी। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये इस पूरी स्लाइड में वही चीज़ बताई गई है कि ये किसकी द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तो आगे चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, वैसे पिछले क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं है, आपको बस इसके बारे में जो जो 2 पॉइंट्स थे वही मेन पॉइंट्स थे। और जो इसका सेकंड पॉइंट था कि डील विद साइबर क्राइम, वो बिल्कुल सही था। द सेंटर वुड मेंटेन अ लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट एंड लीड जनरेटेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन साइबर क्राइम केसेस, यानी कि सस्पेक्ट्स की ये नॉर्मली लिस्ट बनाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी अभी आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले फेम इंडिया के बारे में भी बात हो रही थी। तो इसी में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेज वाटर एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एन ऑक्सीडेंट टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें जो फ्यूल की तरह काम करेगा वो है आपका वाटर, और इसमें हम क्या मिलाएंगे, एक ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन का कोई स्रोत जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, इट वर्क ऑन द सिमिलर फिनोमिना एज द कन्वेंशनल बैटरीज वर्क, यानी कि आपकी जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं जिस फिनोमिना पे वो काम करती है उसी फिनोमिना पे आपका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली टू। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो फ्यूल की तरह वर्क करेगा वो आपका H2O नहीं करता बल्कि हाइड्रोजन गैस करती है, यानी कि H2 करता है। और जो यहाँ पे H2 होता है वो इसका एक तरीके से बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि H2 लेंगे हम, उसके बाद उसमें हम कुछ मिलाए ऑक्सीडेंट मिलाएंगे और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा आपका H2O। और इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम यूज़ करेंगे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एन ऑक्सीडेंट टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। फ्यूल सेल कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि H2 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा आपका 2H2O। ये नॉर्मल हम सब ने बचपन में हमेशा पढ़ी होगी। ये नॉर्मल एक रिएक्शन है जो कि होती है। तो इसी रिएक्शन के पूरे फिनोमिना पे या इसी रिएक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। एंड जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था, लाइक कन्वेक्शनल बैटरीज इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज सिमिलर टू द कंबशन इंजन विच कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल बट देयर विल बी नो मूविंग पार्ट एज इट्स कंबशन ऑफ इंजन, यानी कि इसमें भी सिमिलर होगा कि आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल रखनी पड़ेगी, जैसे कि अभी हमारे व्हीकल्स में होती है जिसमें हम पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो उसमें भी हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल रखना पड़ता है। तो सेम इसमें भी हमें रखना पड़ेगा, बट इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि हमारे में कंबशन चेम्बर होता है जिसमें कि आपका फ्यूल का कंबशन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा जिससे कि आपका कंबशन हो इंजन में। तो थोड़े से इसके प्रोज देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस मच स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड नन ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है। इट इज़ फार मोर एनर्जी एफिशिएंट दैन ट्रेडिशनल कंबशन टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अनलाइक बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल व्हीकल डू नॉट नीड प्लग्ड इन, यानी कि जब आप बैटरी पावर्ड व्हीकल्स देते हैं तो उनको पहले आपको पूरा चार्ज करना पड़ता है, तभी आप उनको आगे सप्लाई या उनको आगे आप यूज़ कर पाते हो। इसके थोड़े से हम कॉन्स देख लेते हैं। तो इसमें कॉन्स में क्या क्या है इसके, कि आपको इसमें कोई ग्लोबल वार्मिंग की गैस तो प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन जब आप इसके हाइड्रोजन को जो यूज़ करेंगे वो कई बार आपका फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से ही आ सकता है। जैसे कि मान के चलिए अभी आप पेट्रोल बना रहे हैं तो इसमें एक कौन ये है कि जो आप हाइड्रोजन जो इसमें यूज़ करेंगे उसमें भी वो भी क्या होगा, वो भी जनरेट होगा आपका फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से। तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली भी इसमें क्या होगी,
कुछ ऐसी गैसेज रिलीज होंगी जो कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में रिलीज होंगी। सेकेंड जो इसका कौन है, हाइड्रोजन इज मोर एक्सप्लोजिव देन पेट्रोल दस रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी। तो यानी कि मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है और उसमें कुछ लीकेज हो जाती है, तो हाइड्रोजन क्या होता है वो आपका पेट्रोल से भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो ये आपकी एक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। थर्ड जो इसमें कौन है, द व्हीकल आर एक्सपेंसिव एंड फ्यूल डिस्पेंसिंग पम्प्स आर स्केयर, यानी कि जो ये व्हीकल्स बनेंगे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसमें कई सारे प्रोसेस एक साथ यूज़ होंगे। पहला आपका एक हाइड्रोजन का आपको चेम्बर बनाना पड़ेगा जिसमें आप हाइड्रोजन स्टोर करेंगे। दूसरा उसके बाद आपको पूरा का पूरा फ्यूल डिस्पेंसिंग पंप बनाना पड़ेगा। तीसरा उसमें आपको बैटरीज वगैरह यूज़ होंगी जहाँ पे आप एनर्जी स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इन पूरी प्रोसेसेस यूज़ होंगी। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या यूज़ होगा। तो इसमें जो मैं आपको ऑलरेडी एक रिएक्शन लिख के बता चुका था वही इसमें यूज़ होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो जनरेट करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेपर, यानी कि जो है आपका H2O। तो इसमें से आप जो बाकी पॉइंट्स है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, जो जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। तो इंडिया की इसमें क्या अभी सिचुएशन है या क्या है, इंडिया सो फार द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली कवर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इंडिया में अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते थे तो सिर्फ उसमें जो बैटरी से चलने वाले व्हीकल होते थे सिर्फ उनके बारे में बात होती है। लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो अब जाके शायद वो चेंज हो जाए क्योंकि अब आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी इसमें आ जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसके बारे में वर्क कर रही है अंडर इट्स R&D प्रोग्राम, और इसमें जो इसका साथ दे रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसको सपोर्ट कर रही है, जिसमें कि वो क्या किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है, हाइड्रोजन स्टोरेज में, जिसमें कि IIT बॉम्बे भी उनका साथ दे रहा है। तो यही कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ हैं। और हाँ, एक आपको एक इसमें क्वेश्चन है कि जो फेम इंडिया है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा ज़रूर। तो ये कुछ इसका प्रोसेस है किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका H2 आएगा, और ये देखिए आपका ये है एक एनोड, ये है एक कैथोड। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से पास किया जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आएगा, और जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स होंगे तो वो H2O के फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये फ्यूल सेल व्हीकल है जो मैं आपको बता रहा था। ये हाइड्रोजन के पूरे चेम्बर्स लगाए जाएंगे, यहाँ पे कंबशन सेल होगा और इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक मोटर होगी। तो कई सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी आएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आगे चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। तो रिसेंटली न्यूज़ वेयर इज़ द नाइटिंगेल साइट। तो अभी न्यूज़ में एक साइट के बारे में बहुत बात हो रही थी जिसमें था नाइटिंगेल साइट। तो ये किस जगह पे है तो वही आपको देखना है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका इंडियन ओशन, बी इज़ इजराइल पैलेस्तीन बॉर्डर, सी इज़ आपका मून, डी ऑन एन एस्ट्रॉयड। यानी कि इन चारों स्टेटमेंट्स में था आपको देखना है कि कौन सा आपका आंसर सही है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका डी, यानी कि ऑन एन एस्टेरॉयड। तो पहले बात कर लेते हैं कौन से एस्टेरॉयड पे है। यह आपका है एस्टेरॉयड बेनू पे। इस बारे में हम पहले भी आई थिंक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ, ओरेसिस रेक्स के बारे में भी और बेनू के बारे में भी। तो अगर किसी को उस बारे में जानना है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है। थोड़ा सा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो आपका ओरेसिस रेक्स है वो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। इट विल बी द फर्स्ट नासाज मिशन टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉयड एंड रिटर्न टू अर्थ। ये इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और नासा ने जिस जगह पे आपका बेनू उतरेगा उसको नाइटिंगेल साइट का दर्जा दिया है, यानी कि उसे आइडेंटिफाई किया है एज एन नाइटिंगेल साइट। थोड़ा सा जान लेते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, बहुत ही छोटे प्लैनेट होते हैं जो कि एक स्मॉल साइज के होते हैं। ये क्या होते हैं कि मान के चलिए आपका कोई प्लैनेट था या कोई भी ऐसी बॉडी थी जो कि टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स जिसके हो गए हों, जो कि क्या होता है बहुत ही रॉकी मटेरियल होता है, उनसे बनी होती है। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, एस्टेरॉयड कह देते हैं। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। और ये पाए किस जगह जाते हैं,
ये पाए जाते हैं आपका MJ के बीच में, यानी कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ये जो मैंने आपको ये लाइन दिखा रहे हैं, ये है आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका निर्विक स्कीम के बारे में। निर्विक स्कीम इज रिलेटेड टू विच? फर्स्ट, वुमेन सेफ्टी, बी, इंडक्शन ऑफ फीमेल्स इन फोर्सेज, ये आर्म फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, सी, एक्सपोर्ट क्रेडिट यानी कि एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना, डी इज टैक्सेशन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव है आपका निर्विक स्कीम का। तो देख लेते हैं क्या इसके कुछ की फीचर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रही है, इसे प्रोवाइड कर रही है जो भी आपका इसमें क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर दिस स्कीम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड 90% ऑफ द क्रेडिट इंश्योरेंस एंड कवर एनी एडिशनल आउटगो वुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो स्कीम है ये इसका मेन पॉइंट है कि वैलिड है सिर्फ 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल के बाद आपको दोबारा से इसे रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा। तो इसमें मेन क्या है, इट वुड गिव अ फिल लिप टू एक्सपोर्ट लैंडिंग एंड इंश्योरेंस कवर फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी कि अगर मान के चलिए या तो ये लैंड करेगा या फिर अगर कोई बैंक किसी को जो कि एक्सपोर्टर है उसको क्रेडिट दे रहा है तो उसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा उस बैंक को। ECG cover provide an additional comfort to banks as the credit rating of the borrower is enhanced to AA rated। तो AA rated क्या होता है, ये बॉन्ड्स में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि बॉन्ड रेटिंग्स क्या होती है, कितनी तरह की रेटिंग्स होती हैं। प्रीवियसली द क्रेडिट इंश्योरेंस कवर परसेंटेज वाज 60% ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, यानी कि इससे पहले सिर्फ 60% होता था जो इसमें क्रेडिट आपका इंश्योरेंस किया जाता था। तो आगे चलते हैं, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ECGC लिमिटेड ये किसके द्वारा होल्ली ओन्ड है, यानी कि ये क्या है, एक पूरी तरीके से गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके बारे में बाकी पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इतने आपके रिलेवेंट पॉइंट्स हैं नहीं, बस थोड़े से अगर आपको देखना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज़ कैप्चर्ड कॉमेट 2I बोरिसोविल एंटरिंग द सोलर सिस्टम, यानी कि इसने क्या कैप्चर किया है, एक जो नया कॉमेट है 2I बोरिसविली, ये सोलर सिस्टम में एंटर करा था, उसे कैप्चर किया है। सेकंड, बोरिसोविस द फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एवर सीन एंड कैप्चर एंटरिंग द सोलर सिस्टम, यानी कि बोरिसोविस पहला एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको हमारी सोलर सिस्टम में एंटर करते हुए कैप्चर करा गया है या देखा गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ओनली 1, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट जो था आपका बिल्कुल सही था। नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप हैव कैप्चर्ड कॉमेट 2I बोरिसोव टू एंटर द सोलर सिस्टम। इट इज द फर्स्ट इंटरस्टेलर comet to enter the solar system and the closest comet to the sun. Borisov is the second interstellar object ever seen entering the solar system। हाँ, इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ है कि अगर इंटरस्टेलर आप कॉमेट की बात करेंगे तो ये पहला होगा, लेकिन अगर आप इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये दूसरा होगा। तो क्योंकि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जो पहला था वो आपका फर्स्ट वाज द ओयूमोनियम, जो आपका 2017 में आया था। तो इसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप ये क्या है, ये हैज़ रिसेंटली डिटेक्टेड अ मैसिव ग्लोबुलर क्लस्टर दैट ऑर्बिट द मिल्की वे गैलेक्सी। और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, द हबल इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड सन इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ दिस स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। क्योंकि अगर आपका कोई टेलीस्कोप है तो उसमें आपको लाइट तो चाहिए ही होगी, तो सन क्या करता है, इसके एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका MCQ नंबर 9। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, मेटी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया मिशन लॉन्च किया गया है जो है आपका नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन।
सेकेंड स्टेटमेंट इज द मिशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड एक्सेस इन ऑल विलेज इन कंट्री बाय 2022, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, ब्रॉडबैंड एक्सेस सभी विलेजेस में, इन ऑल विलेजेस इन द कंट्री। तो देखते हैं इसका आंसर है क्या। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 2। तो इसमें किस जगह पे, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत था। तो ये एक हिंदू की कटिंग है जिसमें ये बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेजेस बाय 2022। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही था। तो जो पहला स्टेटमेंट था उसमें किस जगह पे प्रॉब्लम थी, वो था आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को लॉन्च किया गया है जिसमें कि वो ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड करेगा सभी विलेजेस में। ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि सभी विलेजेस में बाय 2022। अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट प्लान्स टू ले इंक्रीमेंटल 30 लाख रूट km ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होती है, इस तरह की एक केबल होती है जिसमें इस तरह की एक केबल होती है जो कि पूरे की पूरी ग्लास प्रिज्म की होती है। इसमें क्या होता है, आपकी नेटवर्क लाइट होती है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा। लास्ट ईयर आई थिंक UPPCS में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें कौन सा फिनोमिना यूज़ होता है। तो उसमें कुछ टर्म्स दी गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा फिनोमिना यूज़ करा जाता है। और इसमें आगे देख लेते हैं, इट एम्स टू इंक्रीज द टावर डेंसिटी, यानी कि जो टावर डेंसिटी अभी 0.42 है उसको 1 टावर पर 1000, यानी कि हर 1000 लोगों पे एक टावर हो, इतने तक हमें बढ़ानी है। अदर ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ डिजिटल फाइबर मैप ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टावर अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें देखते हैं हमारा एक और प्लान था, कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले चुकी है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसमें क्या करना था कि ये क्या करेगी, ब्रॉडबैंड रिवॉल्यूशन लाएगी रूरल एरियाज़ में। जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लाया जाएगा जिससे कि ये क्या करे, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत को प्रोवाइड कराई जा सके। और इसमें क्या होगा, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कंट्री में 100 Mbps कनेक्टिविटी स्पीड के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका भारत नेट है ये आपका नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन का ही एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, रिवाइज्ड मॉडल बोल सकते हो। बेस्ड ऑन द NOFM experiences, newer updated and upgraded version BharatNet was conceived as a nationwide broadband network। तो भारत नेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट एक आपका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी फॉर ऑल हाउसेड एंड ऑन डिमांड कैपेसिटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि आपका 2 Mbps से लेके 20 Mbps तक की स्पीड आपको दी जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो आपको कुछ स्टेटमेंट देखना है रामसर कन्वेंशन के बारे में कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ वेटलैंड। तो क्या ये इस तरह का एक कन्वेंशन है जिसमें कि आपका कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड को देखा जाता है। सेकंड, इट डज नॉट कंसीडर अंडरग्राउंड एक्यूफायर एंड ह्यूमन मेड साइट एज वेटलैंड, यानी कि जो एक्यूफायर, जैसे मान के चलिए आपके सरफेस लेवल है, इसके अंडर कहीं कहीं जगह पे कुछ स्रोत होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूफायर। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर हम इस जो एक्यूफायर है इसको हम कंसीडर नहीं करते एज अ वेटलैंड। थर्ड स्टेटमेंट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एज पर द रामसर लिस्ट, यानी कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाएगा एज पर द रामसर लिस्ट। तो आपको इसमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है आपका वो है आपका 1 and 2, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो रामसर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो कन्वेंशन था ये सबसे पहले अडॉप्ट हुआ था ईरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971 में, और ये फोर्स में आया था आपका 1975 के बाद।
तब से लेके अब तक 90% ऑफ द यूएन मेंबर स्टेट फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड जियोग्राफिकल रीजन हैव एक्सीडेड टू बिकम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब से ये फोर्स में आया या फिर जब से ये अडॉप्ट हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक 90% ऑफ यूएन मेंबर स्टेट्स इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बन चुके हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है। पहले लेक्स आती है, रिवर्स आती है, अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स आते हैं, स्वॉम्प्स आता है, मार्शेज आता है, वेट ग्रासलैंड आता है, पीटलैंड आता है, ओएसिस, एस्चुरीज, डेल्टास, मैनग्रूव्स, कोरल रीफ्स आते हैं और कोई भी ह्यूमन मेड साइट भी इसमें आएगी। जैसे कि मान के चले कोई फिश पॉन्ड बनाया गया जिसमें कि हम एक्वाकल्चर कर रहे हो, राइस की पैडीज के जो फील्ड होते हैं जिसमें पानी को पूरा मान के चलिए फील्ड होता है, इसमें पानी को इस तरीके से डाल दिया जाता है और उसमें राइस की कल्टीवेशन होता है, तो उसको भी एज अ वेटलैंड यूज़ किया जाएगा। रिजर्वायर्स एंड सॉल्ट पैन्स, यानी कि जहाँ जहाँ पे सॉल्ट के भी कुछ स्रोत होते हों उन सबको एज अ वेटलैंड कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें अगला जो हम बात करते हैं वो है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या? ये एक कन्वेंशन के अंदर ही एक तरीके का आपका सब क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या किया जाएगा, आपका उन वेटलैंड्स को कंसीडर किया जाएगा इकोलॉजिकल कैरेक्टर से जिनमें चेंजेस आ सकते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि ह्यूमन की कोई एक्टिविटीज़ या कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो कि किसी वेटलैंड को अफेक्ट कर रही है या ऑलरेडी कर चुकी है, उन वेटलैंड्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाएगा और इट इज़ मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, यानी कि रामसर लिस्ट के अंडर ही उसे भी मेंटेन किया जाएगा। अभी इसके अंदर दो वेटलैंड आते हैं, एक क्यूलोदियो नेशनल पार्क जो कि आपका राजस्थान में है, दूसरा लोकटक लेक जो आपका मणिपुर में है। तो इससे पहले चिल्का लेक भी आपका इसमें आता था लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका हिमालयन गोल्ड के बारे में। हिमालयन गोल्ड इज अ फंगल पैरासाइट ऑफ कैटरपिलर दैट बिलोंग टू द गोस्ट मॉथ। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ लोकली नोन एज कीड़ा जड़ी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बोथ, यानी कि दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिमालयन गोल्ड ये क्या है, कैटरपिलर फंगस है जो कि एक फंगल पैरासाइट है लार्वे का, यानी कि लार्वा यानी कि कोई भी तरीके का कैटरपिलर दैट बिलोंग टू गोस्ट मॉथ, यानी कि इस कैटेगरी का जो कैटरपिलर है उसका जो भी फंगल पैरासाइट होगा उसे हम बोलेंगे हिमालयन गोल्ड। ये क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ होता है जो कि बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन होती है फॉर लंग्स, लिवर्स, किडनीज। बाकी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। इट इज़ लोकली नोन एज कीड़ा जड़ी। इंडिया में इसे कीड़ा जड़ी के नाम से बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, अशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंचनजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, देबांग बायोस्फीयर रिजर्व और भी कई जगह है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है ट्रैफिक के बारे में, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में मैंने अलग से एक स्लाइड डाली है, तो उस स्लाइड को पॉज करके आराम से पढ़िएगा क्योंकि ट्रैफिक के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक अलायंस है IUCN का और WWF का। तो आगे चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका जूनो प्रोब मिशन के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, नासा जूनो प्रोब वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू रिवील द स्टोरी ऑफ ऑल जोवियन प्लैनेट्स फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन, यानी कि ये क्या करेगा, जितने भी आपके जोवियन प्लैनेट्स होते हैं उनका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उन सब के बारे में ये आपका मिशन बताएगा। सेकंड जो स्टेटमेंट है, जोवियन मून, यानी कि जो जोवियन मून है इज़ द मोस्ट वॉल्केनिक बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो पहले आपको जोवियन प्लैनेट्स के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सोलर सिस्टम को दो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, एस्टेरॉइड से पहले वाले और एस्टेरॉइड से बाद वाले। तो जो एस्टेरॉइड से बाद वाले उन्हें हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं और जो एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले वाले होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। बाकी इन लोगों की जो क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि क्यों इन्हें जोवियन कहा जाता है। थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा।
तो जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दे ऑर्बिट far from the sun. These planets have no solid surface and are essentially large ball of gas composed primarily of hydrogen and helium. They are much larger than terrestrial planets. तो जो हम बात कर रहे थे पहला स्टेटमेंट, उसमें गलत ये था कि जूनो जो प्रोब है वो सिर्फ जुपिटर की फॉर्मेशन के बारे में बताता है आपको, ना कि सारे जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। तो इसने सबसे पहले जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत बड़ा एक साइक्लोन उसमें था। तो उसी के बाद जो इस जोवियन प्लैनेट का जो जूनो जो प्रोब था उसका जितना भी डाटा था उससे हमें पता लगा तो जोवियन जो मून है वो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉल्केनिक बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो आपको इसके दो स्टेटमेंट के बारे में देखना है। तो जो पहला आपका जो स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अ प्रपोजल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या वो एक प्रपोजल है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। सेकेंड जो इसमें स्टेटमेंट है, इट एम्ड टू कनेक्ट अ मेजर डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन विथ सेमी हाई स्पीड ट्रेन डेट विल रन ऑन द ट्रैक्स। यानी कि इसमें क्या करा जाएगा, इसमें कनेक्ट किया जाएगा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ टाउन्स को, जिनके थ्रू एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रन किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 2, यानी कि इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पहले स्टेटमेंट में जो यहाँ पे बात करी गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं बल्कि केरला स्टेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और सेकेंड स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, इट एम्स टू कनेक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन विद द सेमी हाई स्पीड ट्रेन डेट विल रन ऑन देयर ट्रैक्स, यानी कि सेमी हाई स्पीड ट्रैक्स पे चलाई जाएगी। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था, केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या किया जाएगा, एक 532 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर बना जाएगा जिसमें कि आपका एक सेमी स्पीड ट्रेन चलेगी, जो कि आपका कहाँ से चलेगी, तिरुवनंतपुरम से थ्रिसूर तक चलेगी। और इसकी जो नोडल एजेंसीज होगी वो होगी आपकी केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका जॉइंट वेंचर है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड केरला गवर्नमेंट के बीच में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न और लाइकली टू बी बॉर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम। यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं या कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न हो सकते हैं उनकी पूरी लाइफ टाइम में, इसे हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अ TFR ऑफ 2 यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2 इज सीन एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो पहले से आपको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी और टोटल फर्टिलिटी का कॉम्बिनेशन आपको समझा देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब होता है जितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं उतने ही नए नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न हो रहे हैं। तो यानी कि एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, यानी कि जितने लोगों की डेथ होगी और जितने लोग बॉर्न होंगे उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। इसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो ये कह रहा है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 2 हो जाए तो वो हमारा बराबर हो जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 1, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट में 2 कहा गया था, ये 2 नहीं 2.1 होगा, यानी कि 2.1 अगर हमारा TFR होता है तो वो किसके बराबर होगा, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी के। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया करंट ओवरऑल टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.18, यानी कि लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली पहुंच ही गए हैं वहाँ पे। बिहार एंड यूपी हैव द हाईएस्ट TFR अमंग द मेजर स्टेट। पॉपुलेशन इज फॉलिंग इन मैनी स्टेट इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, यानी कि सदन जो हमारा इंडिया है उसमें जो TFR है वो बहुत ही ज़्यादा फॉल कर रहा है। आंध्र प्रदेश इज़ वन ऑफ द सेवरल इंडियन स्टेट वेयर द TFR हैज़ फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि यहाँ पे जो आपका TFR है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे जा चुका है। तो आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहला स्टेटमेंट है वो आपका वो है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट,
यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा, हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इट इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एज दैट ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी हमारी इंजॉय करती है, सिमिलर इंडिपेंडेंस हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इंजॉय करता है, या फिर आप कंपेयर पूरा कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंजॉय करती है। वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फुल्ली आंसरेबल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि एक बार अगर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया तो वो टोटली या फुल्ली आंसरेबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य हैं या जो भी वो पावर यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही हैं। तो इसके जो आपका ऑप्शन है वो है 1 ओनली, बी इज 2 and 3, सी इज 1 and 3, डी इज 1 and 2। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है आपका 1 and 2 ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो देख लेते हैं इसमें। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा था कि आंसरेबल टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होती, यानी कि आपका ईसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती। इट्स ऑटोनॉमी इज सेंट्रल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमिश्नर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सैलरी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि ये सब चीज़ें जो इसे प्रोवाइड करती हैं सिमिलर इंडिपेंडेंस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डू। तो थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे यूनियन के और स्टेट के इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो होता है वो डील करता है इलेक्शन एंड इस्टेब्लिश द कमीशन फॉर दिस मैटर। आर्टिकल 324 to 329 of the constitution deal with the power, function, tenure, eligibility etc of the commission and the member। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जब ओरिजिनली हमारा कमीशन ये बना गया था तब इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, यानी कि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर जो इसको हेड करता था। लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के बाद इसमें को क्या कर दिया गया, एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई। रिसेंट का जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि एक इसमें सीईसी होते हैं और दो उनके नीचे क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो इसका बाकी जो इसके पॉइंट है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है 6 ईयर और एज अप टू 65 ईयर। भी इसमें से पहले आ जाए तब वो रिटायर हो जाएंगे। दे enjoy the same status and receive salaries and perks available to the judges of Supreme Court. The CEC commissioner can be removed from the office only through a process removal similar to the Supreme Court judge। अगर आप लोगों को पता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा उस पूरी प्रोसेस को। तो आज चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अल नीनो। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, उनमें आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है आपका अपविलिंग ऑफ वाटर नियर द पेरू कोस्ट। आप लोगों को पता होगा जो पेरू कोस्ट यानी कि इस तरीके का ये आपका साउथ अमेरिका होता है, यहाँ पे आपका पेरू पड़ता है और ये आपका पड़ता है पूरा पेरू कोस्ट। तो ये कहना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट, तो जो पेरू कोस्ट होता है उसमें अपविलिंग होती है, यानी कि जो वाटर होता है वो नीचे की सरफेस से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो क्या ऐसा होता है अल नीनो के दौरान। सेकंड जो ये कह रहा है कि हायर रेनफॉल इन द ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। रेनफॉल है वो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो ईस्टर्न यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से आपका थोड़ा अफ्रीका है, तो इन कंट्रीज़ की इस जगह पे जो कंट्रीज़ पाई जाती हैं ईस्टर्न अफ्रीका, और ये आपका पड़ता है यहाँ पे इंडिया, इंडियन ओशन। तो यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका इंडिया, ये है आपका अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये कहना चाह रहा है कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। थर्ड जो ये कहना चाह रहा है हायर प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इन पेरुवियन कोस्ट। तो इस जगह पे क्या होती है, जो आपकी फिशेज होती है उनका तो बहुत ज़्यादा एकदम से प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है।
चौथी जो ये बात कर रहा है, हाइयर रेनफॉल इन द रीजन ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यानी कि जो आपके साउथ अमेरिकन जो ये आपका ये कॉन्टिनेंट है, यानी कि इस जगह पे जो कंट्रीज़ है यहाँ पे जो आपकी रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो देखना है इनमें आपको, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो इसके जो आपके ऑप्शन है 3 एंड 4, 1 एंड 4, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2 एंड 4, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट था अप विलिंग ऑफ वाटर इन द पेरू कोस्ट, और जो थर्ड स्टेटमेंट था हाइयर प्रोडक्शन ऑफ फिशेज इन द पेरुवियन कोस्ट, ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, गलत हैं। तो देख लेते हैं क्यों गलत है। तो थोड़ा सा ये मैंने थ्योरेटिकल लिखा है कि अगर किसी को रुक के पढ़ना हो इसके बारे में थ्योरेटिकल, तो ये इन सब के बारे में मैं आपको सीधा डायग्राम पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये क्या होता है, वॉकर सेल होता है। ये इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से ये रोटेट करता है। अगर आप पेरू कोस्ट की बात करें तो ये जो कोस्ट है वो आपका पेरू कोस्ट है। इस तरीके से साउथ अफ्रीकन का जो कोस्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता था, कोल्ड वाटर करंट होता था, जो आप ये देख रहे होंगे कोल्ड वाटर करंट। तो होता क्या था कि यहाँ से ना एक ईस्टर्नलीज बहती हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपका ईस्टर्नलीज का। मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए इस जगह पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है नॉर्मल ईयर्स में ईस्टर्नलीज का। तो ईस्टर्नलीज जब बहती हैं तो वो क्या करती हैं, इस जो वाटर है वो उसको इस तरफ ले जाती है, शिफ्ट कर देती हैं। तो जो और इधर पे आपका जो कॉन्टिनेंट होता है वो आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। तो क्योंकि लो प्रेशर एरिया होता है तो यहाँ पर ये आपका हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठेगी तो वो इस तरीके से वॉकर सेल में जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, एक हाई प्रेशर का जोन होगा। तो जब ये यहाँ पे हवा इस तरीके से वाटर को डिप्लेस करेगी तो यहाँ से जो आपका कोल्ड डीप वाटर करंट होता है वो इस तरीके से मूवमेंट करके अपवर्ड आएगा। ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आप बात करें अनलीनो की कंडीशन में, तो अनलीनो की कंडीशन में क्या होता है, इस जो वॉकर सेल होता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कोल्ड वाटर की जगह ये हो जाता है आपका हॉट, यानी कि ये जो कोल्ड वाटर करंट होता है उसकी जगह ये पेरुवियन कोस्ट आपको हो जाता है हॉट। और हॉट होने की वजह से इस जो मूवमेंट होता है वॉकर सेल का ये अपोजिट हो जाता है, यानी कि ये जो वाटर लास्ट टाइम यानी कि नॉर्मल कंडीशन में इधर जा रहा था अब वो इधर की तरफ आएगा, और इधर की तरफ आने की वजह से ये जो पानी है वो इधर सबड्यू होगा, और इधर सबड्यू होने की वजह से जो ये अपव्हीलिंग का प्रोसेस थी ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और ये क्या होने लग जाएगी, अब डाउन व्हीलिंग होने लग जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका इस वजह से गलत है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके समझिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये वॉकर सेल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। तो ये जो ऊपर का डायग्राम है ये तो आपका नॉर्मल ईयर, जो आपका जो ये नीचे का है ये आपका अल नीनो ईयर के बारे में बताता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, यहाँ पे अब क्या हो गया, वार्म वाटर हो गया। तो वाटर का मूवमेंट किधर को हो गया, इधर को, और करंट्स का मूवमेंट किधर हो गया, इधर को हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बन जाता है। तो हवा क्या होती है, यहाँ से उठती है, और जब कहीं पे लो प्रेशर एरिया बनता है तो वहाँ पे क्या होने लग जाता है, क्लाउड्स बनने लग जाते हैं, और क्लाउड्स बनेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होगी। तो इसीलिए जो आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होती है, हायर रेनफॉल होती है। तो जो आपका फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट था वो इसलिए सही है क्योंकि हायर रेनफॉल इन द रीजन ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब बात करते हैं आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में रेनफॉल की। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से चलेगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएंगे आपके दो वॉकर सेल। तो पहला वॉकर सेल अल नीनो ईयर में बनेगा इस जगह पे, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबड्यू हो रहा है। तो सिमिलरली जब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इधर से भी एक वॉकर सेल बन रहा होगा। तो वॉकर सेल जो बनता है वो बनता है यहाँ से आपका लो प्रेशर में हवा उठती है, इस तरीके से आके इस जगह सबड्यू होती है। तो क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो इस जगह भी क्या होगी, सिमिलर प्रोसेस, क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होगी, यहाँ पे रेनफॉल। तो इसी को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और जो इसमें आपका थर्ड था उसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ
जगह पे क्या पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स पाए जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के पाए जाने की वजह से क्या होता है, जब नॉर्मल ईयर होता है तो अपव्हीलिंग होती है, और नॉर्मल ईयर में अपव्हीलिंग होगी तो जो वाटर होता है ये ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ उठने की वजह से ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये सब इस तरीके से क्या होते हैं, ऊपर कोस्ट के पास आते हैं। और क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो फाइटोप्लैंक्टॉन पे फीड होती है फिशेज, और फिशेज की प्रोडक्शन क्या होती है यहाँ पे नॉर्मल ईयर्स में बढ़ जाती है। अगर आप बात करें अल्नीनो ईयर की, तो अल्नीनो ईयर में मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ डाउन व्हीलिंग होगी, तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो ऊपर आएंगे नहीं, और जो फिश होती है उन्हें फीड करने के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स मिलेंगे नहीं। इसी वजह से जो फिश प्रोडक्शन होती है वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको बताइएगा मेरे को, और अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी अगर आपका सजेशन हो तो वो भी मेरे को बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।